बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 की जानिब देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हासिल किस तरह से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड दो सोर्सेज से हासिल किए जा सकते हैं। एक है नेचुरल सोर्सेज और एक है आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या हैं? लैब में जैसे हम प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज आ जाएंगे। हम आज के लेक्चर में आर्टिफिशियल को नहीं बल्कि हमारा मेन कंसर्न होगा नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए, कि नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए भी हम 4 चीज़ों से 4 वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो वे है वो है प्लांट एंड एनिमल का। लिविंग प्लांट एंड एनिमल के थ्रू जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं तो एक सोर्स है वो। दूसरा है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। अब कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम जो है, ये 3 फॉर्म, ये जो 3 हम वे से हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो इन तीनों को इकट्ठा नाम दिया जाता है थ्रू फॉसिल्स फ्यूल का। अब फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल का वर्ड आप यूजुअली बायो के अंदर स्टडी करते हैं। फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब पौधे या फिर कोई भी जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाता है तो अर्थ क्रस्ट के अंदर उसके जो रिमेन्स होते हैं, उसकी जो आप कह लें कि जैसे अगर पौधा है तो उसकी वेजिटेशन है अगर कोई भी, तो उसकी वुड हो गई, लकड़ी हो गई, या फिर अगर कोई एनिमल है तो उसकी इस तरह से हमारे पास जो है वो बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स वगैरह आ जाते हैं, हड्डियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो उन रिमेन्स को क्या कहा जाता है? फॉसिल्स का नाम दिया जाता है। तो फॉसिल्स फ्यूल क्या होंगे? फॉसिल्स फ्यूल वो वे होगा जिसमें हम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स होंगे उनके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करेंगे। और इनके जो मेन 3 सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? वो है कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये 3 फॉर्म है जिनकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। एनिमल्स का तो आपको पता है कि अगर हम एनिमल से नेचुरली तौर पर एनिमल से हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने की बात करें तो जैसे आप मक्खन को ले लें। अब मक्खन, पीछे भी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि जो मक्खन है वो क्या करता है कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ से हासिल करें? वो हम एनिमल से। लेकिन एनिमल्स कौन से हैं? लिविंग हैं। इसी तरह से अगर हम जो है वो मीट की बात करें, गोश्त की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? एनिमल्स के थ्रू, जिंदा जानदारों से हम हासिल करते हैं इसको भी। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स को देख लें तो प्लांट्स की क्या है कि प्लांट्स से भी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं उसमें आ जाता है कार्ब्स, आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट है, वेजिटेबल्स है, असेंशियल ऑयल्स वगैरह हैं और प्रोटीन्स भी हैं। जैसे अब प्रोटीन्स, पल्सेस, दालों वगैरह का जिक्र किया था हमने पीछे लास्ट लेक्चर में। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हम जितनी भी वेजिटेशन यूज़ करते हैं, हम पोटैटो यूज़ कर रहे हैं, अब वीट भी हम प्लांट से ही हासिल करते हैं, उसके अंदर कार्ब्स मौजूद होते हैं। या फिर हम जो है वो असेंशियल ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ये तमाम ऑयल्स, इनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेचुरल वे में भी हम 2 तरह से हासिल करते हैं, एक लिविंग प्लांट एंड एनिमल से और एक डेड प्लांट एंड एनिमल से। आज का जो हमारा लेक्चर है या फिर आपकी जो बुक में, आपके जो कोर्स में बताया गया है कि जो आपने कोर्स में डिस्कस करना है इनका, वो आपने डिस्कस करना है फॉसिल्स फ्यूल के थ्रू कैसे हम हासिल करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फॉसिल्स फ्यूल में जैसे हमने ये 3 पढ़े, तो आज हम कोल को डिस्कस करेंगे कि कोल किस तरह से, क्या होता है कोल बनता कैसे है, या फिर इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से मौजूद होते हैं। तो चलते हैं कोल की जानिब। कोल की अगर हम डेफिनेशन करें तो कोल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोल इज अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड रॉक विच कैन बी बर्न्ड एज सॉलिड फॉसिल्स फ्यूल। यहाँ पर आपने कुछ बातें नोट करनी है इस डेफिनेशन में। सबसे पहले तो हम कोल के कलर की बात कर रहे हैं। कोल का कलर क्या है? कोल का कलर होगा या तो ब्लैक होगा और या फिर ब्राउनिश ब्लैक होगा।
वो जब हम अभी डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इसके कलर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद क्या है कि ये हार्ड होगा, हार्ड रॉक है, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है, सेडिमेंट्स के अंदर ये मौजूद होगा। और दूसरा फॉसिल्स फ्यूल, मतलब के रिमेन्स है, डेड रिमेन्स। एंड तीसरी चीज़ जो आपने पॉइंट आउट करनी है वो क्या है, वो है सॉलिड फॉर्म। देखिए हमने देखा कि कोल जो है वो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचुरली जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 फॉर्म में, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो उसमें जो कोल है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, पेट्रोलियम लिक्विड में, एंड नेचुरल गैस जो है वो आपके पास गैशियस फॉर्म में मौजूद होता है। तो कोल की फॉर्मेशन होती कैसे है, कोल कैसे बनता है? देखिए ये जो प्रोसेस है, ये कोल के बनने का प्रोसेस, ये कोई 1-2 सालों का प्रोसेस नहीं है। ये लाखों करोड़ों साल जो वुड है, जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, वो जब ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और वहाँ पर लाखों करोड़ों सालों तक रहते हैं तो उनके ऊपर ज़मीन की लेयर, सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्स की लेयर उनके ऊपर आती हैं। तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के अंदर ये सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं और तब कहीं जाके हमारे पास कोल की फॉर्मेशन होती है। तो इसके कुछ स्टेप बताए गए हैं, उन स्टेप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि हमारे पास जो सबसे पहली फॉर्म होती है वो है वुड डेड प्लांट एंड ट्रीज है, वेजिटेशन है। वो वेजिटेशन क्या होगी? अब ये वेजिटेशन जो है ये डेड है, रिमेन्स है प्लांट्स के, और ये क्या है, हो गई है ज़मीन के अंदर जो है वो धसी हुई है। अब इनके ऊपर होगा बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल रिएक्शन होंगे। आपको पता है कि कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है, कुदरत ने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए हुए हैं जो कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। अब उस डिकम्पोजिशन के नतीजे में होता क्या है कि जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनकी तोड़ फोड़ होती है और वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो सेम यहाँ पर क्या होगा कि इन वेजिटेशन को बैक्टीरियल एक्शन का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त ये कन्वर्ट हो जाएंगे पीट के अंदर। अब पीट क्या है? पीट एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर कार्बन के जो कंटेंट्स है वो 50 to 55% कंटेंट्स कार्बन के मौजूद हैं। ये एक सॉफ्ट फॉर्म होती है, स्पॉन्जी सी फॉर्म होती है और इसका कलर भी इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता बल्कि ब्राउनिश सा कलर होता है। इसके अंदर कार्बन के कंटेंट्स कम होने की वजह से इसके जो एनर्जी हासिल की जाती है वो एनर्जी जो है वो हम कम हासिल करते हैं, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी हम हासिल नहीं कर पाते इससे। इसी के साथ हम अगर आगे बात करें तो पीट की कन्वर्जन होती है लिग्नाइट में। अब लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट एक ऐसी फॉर्म है, इसी तरह से जो पीट है देन वो कन्वर्ट होती है लिग्नाइट में। अब मैंने आपको बताया है कि ये जो वेजिटेशन है ये अर्थ के अंदर काम हो रहा है ये सारा। तो अब अर्थ के अंदर होता क्या है कि उसके ऊपर लेयर्स बनी हुई होती हैं। जब लेयर्स बनती हैं तो लेयर्स की बनने की वजह से एक तो टेम्परेचर नीचे इंक्रीज हो रहा है और दूसरा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर के इंक्रीज होने से ये होता है कि वो जो कार्बन के कंटेंट्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो जब हम पहली फॉर्म की बात करते हैं, पीट की बात करते हैं, तो इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो फॉर्म है थोड़ी सॉफ्ट सी फॉर्म होती है। कार्बन के कंटेंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, आगे मूव करते हुए प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो कार्बन कंटेंट है वो आपस में नज़दीक आएंगे और इसी वजह से उनके जो कंटेंट्स हैं उनकी परसेंटेज भी इंक्रीज होगी। मतलब आप देखें जो लिग्नाइट है उसके अंदर 65 to 70% कार्बन मौजूद है और इसकी अगर अपीयरेंस देखें तो पीट से ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर शो करेंगे। और उसके साथ साथ इसकी अगर हम एनर्जी देखें, क्योंकि कोल हमारे लिए जो मेन यूज़ है कोल का वो यही है कि हम उससे एनर्जी हासिल करते हैं, पावर हासिल करते हैं। तो लिग्नाइट जो है क्योंकि उसके अंदर कार्बन के कंटेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो एनर्जी भी उससे ज़्यादा हासिल होगी। इसी तरह से फिर जब उसे फर्दर प्रेशर मिलता है, फर्दर वो अंदर की तरफ धंसती है, तो क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है बिटनस कोल में। अब बिटनस कोल क्या है? बिटनस कोल की वो फॉर्म है जिसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो कार्बन कंटेंट्स हैं वो एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। तो इस वजह से कार्बन के कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएंगे, 80 to 85% कार्बन इसके अंदर मौजूद होगा।
दूसरी बात कि इसका कलर अगर हम देखें तो कार्बन की कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो कलर है वो भी डार्कर हो रहा है। यहाँ पर ये लाइट ब्राउन था, ये डार्क ब्राउन या फिर आप इसे ब्लैकिश ब्राउन भी कह सकते हैं। ब्लैकिश ब्राउन कलर इसका जो है वो अपीयर होगा। उसके बाद इसके अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी इसकी इन दोनों फॉर्म से ज़्यादा ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लिग्नाइट से भी और पीट से भी। और अगर आप देखें कि कोल की एग्जिस्टेंस इन सब फॉर्म में किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा है, तो वो भी यही बिटमस कोल है कि कोल की जो एग्जिस्टेंस है, मतलब नॉर्मली कोल जिस फॉर्म में अपीयर होता है वो हमारे पास बिटमस कोल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे कम हमारे पास एंथ्रासाइट की फॉर्म में पाया जाता है, जस्ट 1% इसकी फॉर्म में पाया जाता है। बाकी इनका जो पीट है और लिग्नाइट है ये 20 to 25% पाए जाते हैं। अब बिटमस कोल जो है उसको जब फर्दर और प्रेशर मिलेगा तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रासाइट में। अब एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट है ब्लैक शाइनी जेट कलर का कोल जो कि हमारे पास सबसे हायर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है ये हमें। इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट्स है वो भी सबसे ज़्यादा है, 95% कार्बन कंटेंट्स है इसके अंदर। और इसकी जब हम अपीयरेंस देखते हैं, इसकी जब हम इस मटेरियल की हार्डनेस अगर हम देखें तो तमाम टाइप से इसकी हार्डनेस, एंथ्रासाइट की हार्डनेस जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो कोल की जब हम फॉर्मेशन देखते हैं तो कुछ डिफरेंट स्टेप हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि आप फ्लो शीट डायग्राम जो है वो बनाएं कोल की फॉर्मेशन की, तो आपने इस तरह से जस्ट आपने फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू ही सारी बात समझा देनी है। आपने जस्ट पॉइंट लिखने हैं और उसके बाद आपने जो है वो फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है कि वेजिटेशन पहले कन्वर्ट होते हैं पीट में, देन लिग्नाइट में, देन उसके बाद बिटमस कोल में और सबसे लास्ट में जो है वो एंथ्रासाइट की फॉर्म बनती है जो कि सबसे हार्ड और सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट रखने वाली कोल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कार्बन जो कोल है उसके यूजेस पढ़ेंगे और पाकिस्तान में इसके क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को देखेंगे।